अरे ये थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर, वर्डिक्ट लीक नहीं है, वर्डिक्ट है लीक्ड इनडायरेक्टली। यही कह रहे हैं ना सभी लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट सेक्शन में, कि क्योंकि इस बार इंग्लिश के हमारे पेपर में 60 प्लस क्वेश्चंस दिसंबर 2024 से रिपीटेड हैं और कुछ और क्वेश्चंस भी कुछ पुराने पेपर से रिपीटेड हैं, और क्योंकि पेपर का नेचर इतना डायरेक्ट और सिंपल आ गया है तो डेफिनेटली पेपर लीक हुआ है, लेकिन क्योंकि प्रूफ नहीं है तो इनडायरेक्टली लीक हुआ है। तो ये जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट्स की जो ये सरकार है और ये जो लॉ है और जो कोर्ट है, इन्होंने तो अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि पेपर इनडायरेक्टली लीक हुआ है। अब डायरेक्टली लीक प्रूव करने के लिए हाँ क्या हमें प्रूफ देना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा कि पेपर लीक हुआ था, हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। टेलीग्राम तो उस टाइम चल नहीं रहा था, तो हम या तो बताएं कि भाई व्हाट्सएप में कोई ट्रेल दिखाएं मैसेजेस की, या कोई रिसीट दिखाएं, या कोई फ़ोन कॉल्स हुए हैं, या कोई व्हाट्सएप कॉल्स हुए हैं, कोई मेल एक्सचेंज हुए हैं। कहीं तो दिखाना पड़ेगा ना कि ये इन्फॉर्मेशन किसी के पास थी कि दिसंबर 2024 के इतने सारे क्वेश्चंस इस पेपर में रिपीट हो जाएंगे, तो बेटा यही कराना। उनको फिर ये भी इंफॉर्मेशन होगी शायद कि हमारा पेपर 1 का डीआई बहुत डिफिकल्ट आएगा। ऐसे ही बच्चे परेशान हो रहे हैं पेपर 1 वाले, है ना, जो पेपर 1 में बच्चों को मैथ्स में डीआई में दिक्कत आई है, वो तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी को तो ये डेफिनेटली पता था। जिनको ये पता था कि पेपर दिसंबर 2024 से आ रहा है, उनको पेपर 1 में डीआई का भी पता होगा, उनको ये भी पता होगा कि वहां भी पैनिक क्रिएट होगा। तो अब ये लोग जो हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग डेफिनेटली 100 परसेंटाइल ले रहे होंगे। फिर जो 100 परसेंटाइल लेगा उसको भी बिठा के उसके ऊपर भी केस करेंगे कि तुम बताओ तुम कैसे 100 परसेंटाइल ले आए हो। अरे यार, इंग्लिश का पेपर अभी 25 को हुआ है और आज हम 1-2 दिन हो गए एग्जाम को, और पूरी टाइमलाइन जो क्रिएट हुई है उससे अब ये एक ऑनलाइन वर्डिक्ट हमारे सामने आ गई है। लेकिन इससे वो बच्चे परेशान हैं जिनका पेपर जेन्युइनली अच्छा हुआ है, जिन्होंने जब वो पेपर दे रहे थे उनको नहीं पता था कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। उन्होंने नहीं शायद पीवाईक्यूज पढ़े थे, उन्होंने शायद मेरी मैराथन देखी थी या किसी टीचर की मैराथन देखी थी, तो वो अब उन टीचर्स को कह रहे हैं कि थैंक यू आपकी क्लास से क्वेश्चंस आ गए। बट कि ये एज इट इज कोई पीवाईक्यू रिपीट हो गया उनको नहीं पता था, वो तो बेचारे खुशी मना रहे हैं हमारा पेपर बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा, ऐसे भी लोग हैं जिनका पेपर 2 अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बट पेपर 1 बहुत ही खराब हुआ है क्योंकि डीआई बहुत डिफिकल्ट था, एंड मोस्टली इंग्लिश के स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है। तो वो बेचारे अभी भी दुख मना रहे हैं। पिछली बार वो पेपर 2 का दुख मना रहे थे कि पेपर 2 ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, इस बार वो पेपर 1 का शोक मना रहे हैं कि पेपर 1 ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया है। तो ये हुआ क्या है, हमारा पेपर कहाँ से क्यों ऐसे आ गया है, और अब इसका क्या रेपरकशंस हैं? इससे पेपर कैंसिल हो जाएगा क्या? क्या होगा इससे? आपने ये क्वालिफाई कर भी लिया तो क्या होगा? आई एम श्योर बहुत सारे डाउट्स हैं आपके मन में, मैं सबको एक एक करके आराम से आंसर करूंगी, बहुत ही लॉजिकली बात करूंगी। हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, दैट्स ओके, क्योंकि हम सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम सब अपने अपने मुद्दे खड़े कर सकते हैं, अपनी अपनी बातें कह सकते हैं। तो मैं अपनी बात भी कहूंगी, आप भी अपनी बात कहिए। देखिए क्या होता है ना, कोई भी जो एग्जाम है, स्पेशली यूजीसी नेट जैसा एग्जाम जो हमारा एक बहुत ही हाई लेवल का इंटेलेक्चुअल एग्जाम है, ये क्या करते हैं, ये सिलेबस देकर भी अक्सर सिलेबस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये अपने पेपर में बहुत ज़्यादा ओवर टाइम कभी कभी बहुत क्रिएटिविटी ले आते हैं, कभी कभी बिल्कुल नहीं लेके आते। और जैसे जैसे क्या है, हमारा इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन बढ़ रहा है, बिकॉज हम क्या अब एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट के मन में ये सवाल आना कि इतना आउट ऑफ स्कोप पेपर क्यों आ जाता है, वो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, वो दुनिया जो अब से 5 साल पहले थी, हम आज उस दुनिया में नहीं रह रहे हैं। हम सिर्फ एक डिजिटल वर्ल्ड में नहीं है, हम एक एआई ड्रिवन वर्ल्ड में है। सो इन्फॉर्मेशन का सिर्फ एक्सेस ही नहीं, इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है आज हमारे पास। तो एक ऐसा पेपर जो एक्चुअली आपकी नॉलेज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन चेक कर रहा है, अब उसको उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में ऐसा उन्होंने किया, लास्ट 2 टाइम्स उन्होंने इंग्लिश में दिसंबर में जून एंड दिसंबर साइकिल को बहुत हाई लेवल का टेक्निकल, बहुत एस्पिरेशनल, बहुत स्ट्रेटेजिक, बहुत ही नॉन कंजर्वेटिव पैटर्न में बनाया। तब भी यही बात उठी, इतना डिफिकल्ट क्यों बना दिया है। अब इस बार क्या है कि इनका नीट का कंट्रोवर्सी चल रहा था, तो उस बीच में कहीं ना कहीं आई थिंक नेट के टाइम इन लोगों ने जब एग्जाम सेटिंग के टाइम बस मामला रफा दफा करने के लिए कैसा भी पेपर सेट कर दिया। और सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कॉमर्स, ज्योग्राफी, सभी मेजर सब्जेक्ट्स में आपको काफ़ी सारी मेजर सब्जेक्ट्स में ऐसी रेपिटेशंस देखने को मिल रही हैं। वो सब्जेक्ट जहां मैं सुन रही हूँ कि रेपिटेशन ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि हिस्ट्री, लॉ, यहाँ पर डिफिकल्ट पेपर जैसे अपना लास्ट टाइम आया था ना, इनका इस बार वैसा आ गया। पर लॉ पिछली बार बड़ा इजी था, लॉ वाली मैम बड़ी हंसती हंसती मुझे बता रही है, हाँ मैम बड़ा इजी पेपर आया। इस बार वो कह रही है नहीं मैम, थोड़ा सा तो बच्चे को आराम से पेपर करना था। मैं पिछली बार कह रही थी कि नहीं नहीं आराम से करने वाला पेपर था, इस बार मैं कह रही हूँ नहीं, ऑफकोर्स पेपर्स का नेचर क्वेश्चंस का डायरेक्ट है।
तो ये क्योंकि ये साल में 2 बार ये पेपर हो रहा है, अब ये हर बार कैसे क्या सेट करते हैं नहीं करते हैं, ये हर बार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे करते रहते हैं, बट हर बार ये सिलेक्शन भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बेस्ड ऑन दैट आपका सिलेक्शन हो रहा है। हर बार टॉप 6% को नेट और उस 6% के टॉप 6% को जीआरएफ दिया जाता है। वो तो किसी की सीट नहीं रुक रही। पिछली बार इतना डिफिकल्ट पेपर आ गया था, उसके बावजूद लोगों के 100 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, नेट, जीआरएफ मिले ना उनको, इस बार भी मिलेंगे। तो आपका सिलेक्शन होना ना या ना होना ये पेपर के सोर्स से नहीं डिटरमाइन हो रहा है, और थैंक गॉड नहीं हो रहा है। अब जैसे पेपर 1, पिछली बार पेपर 1 ने तो बचाया था बच्चों को। दिसंबर 2025 साइकिल में पेपर 1 वाज सुपर इजी। बच्चे खुद आके कह रहे थे मैम शुक्र है पेपर 1 ने बचा लिया। और अभी हमारा जो जून 2026 का साइकिल हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को पेपर 1 टफ एंड लेंदी लगा। आप देख रहे हो कैसे बैलेंसिंग आउट हो रही है, कैसे बैलेंसिंग आउट हो रही है। तो इस बार भी ऐसा नहीं है कि बच्चे मतलब वो ऑफ कोर्स पेपर 2 पे वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, बट वो बहुत लोग जो अभी खुशियां मना रहे हैं अपने पेपर 2 के अच्छा होने की, उनका भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि उन्होंने शायद पेपर 1 पे इतना ध्यान ही नहीं दिया। एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश में देखो नेट और जेआरएफ की जो कट ऑफ है ना, उसमें 7% टू 10% का डिफरेंस होता है, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं, 1,500 से 2,500 लोग, पर जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले 150 या उससे भी कम लोग होते हैं। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस पता है क्यों आया है? क्योंकि वो जिनका जेआरएफ होना है ना, वो इन पेपर इजी डिफिकल्ट वो सोच ही नहीं रहे होते। वो बस क्या अपना दोनों पेपर 1 प्लस पेपर 2 की तैयारी बेहतरीन तरीके से करके आते हैं, और वो दोनों में ही एक्सेल कर रहे होते हैं, और बस उनको एंड में वो दूसरों से बेटर हर वे में परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब उसके लिए उन्हें जो भी करना हो वो कर रहे होते हैं, ठीक है। वो PYQs भी अच्छे से घोल के पीते हैं, वो पेपर 1 में भी अच्छे होते हैं, वो उनका मैथ्स वीक है तो वो अपना मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करके बैठे होते हैं, वो करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे होते हैं, वो सब कर रहे होते हैं। वो दे लीव नो स्टोन्स अनटर्न। एक जेआरएफ कैंडिडेट और नेट कैंडिडेट में यही डिफरेंस है, दे लीव नो स्टोन अनटर्न, दे डोंट गिव एक्सक्यूजेज ऑल्सो। I have kids, I have a job, I'm a student, I don't get time. They don't give excuses. They study no matter what, and they study everything. And hence, they are 7 to 10% ahead of the rest of the crowd. And then जो लोग नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका कोई एक पेपर तो सॉलिड जा रहा होता है। अब पिछली बार नेट ने आपको मौका दिया कि आप अपना पेपर 1 इजीली स्कोर कर सकते थे, इस बार उन्होंने आपको पेपर 2 में मौका दे दिया। यस, कट ऑफ हायर जाएगी लास्ट टाइम से, क्योंकि वेटेज ज़्यादा पेपर 2 की है, तो पेपर 2 ईजी हो जाने से लोग ज़्यादा स्कोर कर रहे होंगे ऑन एवरेज देन लास्ट टाइम। सो ऑन एवरेज पिछली बार से तो कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्काई रॉकेट ही कर जाएगा कि भाई पेपर 1 नहीं हुआ लोगों का अच्छा। मतलब खैर मेरे तो पेपर 1 के कॉलीग्स ने मुझे ये बताया कि मैम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था, कोई ऐसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, सब कुछ फ्रॉम द सिलेबस था, इट जस्ट दैट लेंदी था, एंड DI वाज काइंड ऑफ ट्रिकी, इट वाज लेंदी। एंड जब पेपर खुलता है तो सबसे पहले DI खुलती है, तो आई एम श्योर जब बच्चे ने सबसे पहले वो 5 क्वेश्चंस देख लिए, उसका तो दिमाग वहीं घूम गया। उसके बाद वो दैट सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जाम, तो बच्चे ने पूरा अपना एग्जाम खराब कर दिया उस चक्कर में। मुझे पता है यही हुआ होगा। हम तो बोल के भेजते हैं बच्चों को कि पेपर में ये मत करना, यही करते हैं बच्चे। तो डेफिनेटली DI के खराब या लेंदी होने से पूरे पेपर का टोन खराब हुआ है पेपर 1 का, वहीं पेपर 2 की वजह से स्टूडेंट्स ने रिजॉइस किया है। अब पेपर 2 में क्या हुआ है वो भी देख लेते हैं। पेपर 2 में बच्चे कह रहे हैं कि इंग्लिश के पेपर में 62 to 64% जो क्वेश्चंस हैं, यानी 60 to 64 क्वेश्चंस वो रिपीटेड PYQs हैं, रिपीटेड PYQs हैं, ठीक है। बचे हुए जो आपके 30-35% जो एरिया है, उसमें से कुछ बच्चे कह रहे हैं वो जो 30% एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्वियस था, मतलब ऐसी लाइंस और राइटर्स पूछ रखे थे जो अननोन अनहर्ड थे। तो पहले हमारी कट ऑफ 2024 के टाइम में 60% में रहती थी नेट की फॉर अनरिजर्व कैटेगरी। लास्ट ईयर वो ड्रॉप करके 50s में आ गई थी। इस बार क्या है, अगर मतलब आप कह रहे हो 30% कोई भी नहीं कर पा रहा था, और जिसने PYQs पढ़े थे वो ये वाले सब भी कर रहा था, तब भी क्या उसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, वही 60 के अराउंड रहेगी। पर अभी इसमें पेपर 1 की कट ऑफ भी जुड़ रही होगी, तो कट ऑफ ऐसे कोई स्काई रॉकेट तो नहीं कर रही है। दूसरा, क्या गारंटी है कि उस बच्चे को पता था कि दिसंबर 2024 से इतने क्वेश्चन आएंगे। अगर अनलेस एंड अनटिल हम जब तक कोई फाउल प्ले नहीं प्रूव कर देते, तब तक हम यही मान के चल रहे हैं कि ये हो गया है।
अब क्या गारंटी उस बच्चे ने वो पेपर में क्वेश्चंस देखे थे, क्या गारंटी उसको सब उसके क्वेश्चंस रटे हुए थे। मैंने अपने टाइम में बहुत कोशिश की थी PYQs का रट्टा मारने की, मुझसे तो नहीं रटे गए थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। मेरे HPSC के पेपर में हुई थी रेपिटेशन, मुझे याद नहीं, पेपर में इतना स्ट्रेस होता है ना, वो रट्टा वट्टा सब दिमाग से निकल जाता है। तो क्या उस बच्चे ने 60-65 जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड आए, क्या उसने सारे एज इट इज ठीक कर दिए होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये जो हुआ है ये सही हुआ है? टेक्निकली नहीं, बट अगेन विद आवर सब्जेक्ट और विद एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, कोई लॉ नहीं है ना ये रोकने को, ये कहने को कि रेपिटेशन गलत है, राइट? मतलब दिस इज लाइक अल्कोहल एंड स्मोकिंग, you know it is wrong, but there's no law which says that you can't do it in India. So people smoke, they drink, although movies में अगर वो scene दिखाएंगे तो they'll show you कि smoking is injurious to health, drinking alcohol is injurious to health, but there's no law to say that that's illegal. ये ऐसा ही मामला हो गया है यहाँ पर कि we know क्रिटिकल थिंकिंग को अगर आप देखें, 2 साल पहले का पेपर 2 साल पुरानी नॉलेज को टेस्ट कर रहा था उस टाइम के अकॉर्डिंग, और उस टाइम लोग उतना एक्सटेंसिवली AI वगैरह को भी नहीं यूज़ करते थे जितना आज कर रहे हैं। आज लोगों के पास नॉलेज का ओवरडोज एंड अबंडेंस भी ज़्यादा है, ऐसे में उनकी इन्फॉर्मेशन की बजाय अगर उनकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक की जाती वो बेटर रहता, ठीक है, वो कर लेते तो वो बेटर रहता। थोड़ा क्वेश्चन का आई थिंक लैंग्वेज चेंज कर देते तो बेटर रहता। कोई भी क्वेश्चन इररेलेवेंट नहीं था, सारे फ्रॉम द सिलेबस थे, बट इन्होंने वो बहुत अच्छे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ के देख लिया था, उसमें भी फिर हंगामा उसमें भी होता है कि बहुत डिफिकल्ट है पेपर कैंसिल करो, वो भी हो जाता है। तो अब अगेन पेपर यस रिपीटेड है, एंड ऐसे एग्जैक्ट रेपिटेशन, अगर आप कॉन्सेप्ट्स पिक कर सकते थे, आप उस टाइप के न्यू क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते थे, बट सेम रेपिटेशन होना गलत है, बट वो इलीगल नहीं है, ये बेसिस नहीं बनता पेपर कैंसिल होने का। तो अगर आपके मन में स्ट्रेस है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, इस बेसिस पे पेपर कैंसिल नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई प्रूफ दिखा दो, कोई एविडेंस दिखा दो कि कोई फाउल प्ले है, कि इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हुई थी। जब तक कोई कॉम्प्रोमाइज का प्रूफ नहीं है हमारे पास, पेपर कैंसिल इस बिना पे तो नहीं हो सकता कि रेपिटेशन थी। येस, दे शुड हैव बीन मोर creative, they should have invested more time and efforts into creating a nice question paper, but that's just a matter of paper setting quality. उनकी पेपर सेटिंग हाइजीन अच्छी नहीं थी, उनकी पेपर सेटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उन्होंने ज़्यादा तवज्जो से, ज़्यादा एफर्ट से पेपर नहीं बनाया, और ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस बात के पूरे खिलाफ हूँ, मैं इसका खंडन करती हूँ, आई स्टैंड अगेंस्ट इट, बट आई ऑल्सो वुड लाइक टू टेल यू अ फैक्ट, ये बेसिस नहीं बनता पेपर कैंसिल होने का, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। एंड देन 30-40% क्वेश्चंस आए हैं ना, फिर भी एम्बिगुअस, वन लाइनर्स आए हैं, पोएम्स के कोट्स आए हैं, बच्चे नहीं कर पाए हैं उसको भी, प्लस पेपर 1 डिफिकल्ट बच्चों को लगा है। तो ऐसा नहीं है, मतलब बच्चे येस पेपर 2 की वजह से खुशियां मना रहे हैं, बट पेपर 1 की वजह से बच्चे दुखी भी हैं। दे नो कि मैम पेपर मुझे पता है बहुत, एवरीबडी स्कोरिंग अ लॉट इन पेपर 2, पर ये उनको अभी लग रहा है क्योंकि नैरेटिव सेट हो रहा है। ये मैं आपको फिर से एक बात बताती हूँ, जब पेपर बहुत डिफिकल्ट आता था मैं तब भी ये बात बोलती थी, इस बार कह रहे हैं ईजी आ गया, मैं तब भी ये बात बोल रही हूँ, योर एग्जाम एक्सपीरियंस डज नॉट डिटरमाइन योर एग्जाम रिजल्ट। जब पेपर बहुत डिफिकल्ट था, आपको लग रहा था सब खराब हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आज पेपर में मजा आ गया आपको देखे, बिकॉज आपके लिए पेपर ईजी था, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको JRF मिल जाएगा। JRF लेने के लिए और बहुत फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे होंगे। एक JRF का एवरेज कैंडिडेट एक दूसरे कैंडिडेट से, जैसे कि मैंने कहा, 7 to 10% अहेड होता है। क्या आप किसी एवरेज कैंडिडेट से 7 to 10% अहेड थे? क्या आप सारे DI ठीक करके आए हो? क्या आप पेपर में 80+ सॉल्व करके आए हो? क्या नहीं करके आए तो JRF नहीं मिलेगा आपको। और अगर सबका ही अच्छा जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है नेट भी ना मिले, कट छोट कॉम्पिटिशन था, ठीक है। तो सबका हो जाएगा, सबको ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। उन्होंने एक लिमिटेड लोगों को वो सीट देनी है, वो उतना ही करेंगे, ठीक है। एंड इन द एंड अभी जो ये हुआ है, इससे दिसंबर में बिल्कुल उल्टा पेपर आ जाएगा। दिसंबर 2026 क्या कर लेंगे हम? हर बार कुछ अलग कर रहे हैं ना। जून 2025 वाज शॉकिंग, दिसंबर 2026 वाज नॉट शॉकिंग, बट इट वाज लाइक अ हाई लेवल का पेपर, डिफिकल्ट पेपर। And then June 2026 again, people say that it was more or less easier because there were a lot of repetition, which is wrong. I again say it, I condemn it, but it's not illegal. Unless and until आप foul play नहीं proof करते, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं कि मैम हमारा तो पेपर अच्छा आ गया, कैंसिल हो गया, तो
जब मतलब अगर होगा तो मैं खुद बोल रही हूँ, कोई बच्चा अगर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, मैम क्योंकि पेपर में रेपिटेशन है इसलिए ये सजेस्ट करता है कि लीक हुआ होगा, तो आप बात करो ना, आप आवाज़ उठाओ ना। तो मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी, मैं आपके लिए पक्का आवाज़ उठाऊंगी, आई प्रॉमिस मैं आवाज़ उठाऊंगी, हम खुद केस करवा देंगे। आप मुझे बस ये प्रूफ दे दो, कोई लाके, कोई व्हाट्सएप चैट, कोई टेलीग्राम चैट, कोई कॉल, कोई ईमेल, जो ये प्रूफ करे कि किसी के पास तो आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये जानकारी थी कि ये रेपिटेशन होने वाला था। कोई अगर ये प्रूफ दे देता है, अगर ये बात सामने आ जाती है, ओनली देन हमारे पास एक सॉलिड बेसिस बनेगा केस करने का, वरना केस करने का कोई बेसिस नहीं है। PYQ से स्टडी करना और पढ़ना ये तो एक बेसिक है जो हर इंसान करता ही है, ठीक है। मुझे मेरे एक दूसरे सब्जेक्ट की मैम ने कहा कि मैम हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो रिपीटेड थे दिसंबर 2024 के थे। तो मैं अपनी फाइनल मैराथन में ये सुन के अंधाधुंध दिसंबर 2024 की मैराथन के सारे क्वेश्चंस करा देती। तो मेरे तो उस क्लास के बच्चों के 20,000 लोगों ने वो क्लास देखी थी 24 घंटे में, 20 के 20,000 लोग कैंडिडेट्स बन जाते JRF के। पर ऐसी बातों पे ऐसे रिलाय थोड़ा ना किया जा सकता है। तो मैं क्या पहले 10 ईयर्स करवा रही थी, मैंने लास्ट की मैराथन में 5 ईयर्स उठा लिए, राइट। उसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बच्चों को अगले दिन पेपर में देखने को मिल गए, क्योंकि वो उसी पीरियड के क्वेश्चंस मैंने उठाए थे जिस पीरियड से रेपिटेशन हुई है। तो मुझे भी नहीं पता था यार कि ऐसा हो जाएगा। मैंने वो क्वेश्चंस इसलिए कराए थे बिकॉज वो रीसेंट ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, जो ज़रूरी सवाल थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इंपॉर्टेंट एरियाज थे। यस, कांतापुरा का पब्लिकेशन ईयर पूछ लेना, इतना डायरेक्ट कुछ पूछ लेना इज, यू डोंट एक्सपेक्ट कि कोई ऐसा कर रहा होगा, कोई क्यों ऐसा कर रहा होगा। पर मैं अभी आपसे पूछ लेती हूँ, कांतापुरा का पब्लिकेशन ईयर, मैं इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ, मुझे अभी तक 1937-38 में कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो फॉर अ यूट्यूब टीचर वी काइंड ऑफ पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ा मतलब पढ़ नहीं रहे ना, हम पढ़ा भी रहे हैं, तो बोलते बोलते वो लर्न हो जाता है। इसका ये थोड़ा ना मतलब है कि जो 50-60 हज़ार बच्चे नेट इंग्लिश दे रहे हैं उन सबको लर्न है। और जैसे कि मैंने कहा कि मेरी एक वो फाइनल डे मैराथन में 20,000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा था, तो 50-60 हज़ार बच्चे टोटल अपीयर करते हैं इंग्लिश के लिए। तो ओनली 1/3 apparently 1/3 people who appear they saw the video, 2/3 did not. So probably वो 2/3 यूट्यूब पे भी नहीं होंगे, या वो उन 2/3 में से चलो 1/3 कहीं और जा रहा है, 1/3 फिर भी हो सकता है यूट्यूब से पढ़ ही ना रहा हो, उसको नहीं पता भाई कांतापुरा का ईयर लर्न करना है। मैं बता रही हूँ, कोई और टीचर बता रहा है कि इसका ईयर लर्न करना है, सब तो नहीं, ऐसे हवा में तो कहीं नहीं लिखा हुआ ना। तो आप प्लीज समझिए इस मैटर को कि ये जो सब हुआ है ये बिकॉज नाउ वी हैव अ प्लेटफॉर्म, तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट कम आउट एंड से कि ये हो गया है, ओ माय गॉड कैंसिल होना चाहिए। ऐसे नहीं हो जाते हैं पेपर कैंसिल, ठीक है। तो प्लीज़ आप खुद को भी और दूसरों को प्लीज़ इस तरीके से इंसाइट मत करिए, ऐसा एक फ्रेमवर्क, एक ऐसा नैरेटिव मत सेट करिए, ठीक है। रिपीट होना, कोई लॉ ये नहीं कहता कि पेपर रिपीट नहीं हो सकता, कोई लॉ ऐसा नहीं कहता। अनलेस एंड अनटिल एक फाउल प्ले का एविडेंस है हमारे पास, हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, हमें कोर्ट के सामने एविडेंस रखने हैं। आप मुझे कोई एविडेंस भेज दो, मैं खुद कोर्ट के पास चली जाऊंगी, लेकिन फिलहाल हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अभी के लिए क्या है कि जो पेपर 1 अगर आपको 2 लग रहा है बहुत ईजी आ गया, सबके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, तो लेट मी टेल यू, मैं अपने खुद के बैच के स्टूडेंट्स का बता रही हूँ, जो बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम से वैसे ही कनेक्टेड है उनका बता रही हूँ, बहुत लोगों का पेपर 1 बहुत अच्छा नहीं गया है इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ कोई 80-90% चली जाएगी, आपकी कट ऑफ जो 2023-24 टाइप में होती थी 60s to 70s की रेंज में वो होगी। पिछली बार एक्स्ट्रॉर्डिनरीली लो कट ऑफ थी, 2023-2024 वाली जो कट ऑफ है प्रॉबेबली वो हमारी इस बार रहने वाली है। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। ये मुझे कहना था इंग्लिश पेपर के हवाले से। अब मैं क्या, अगेन मैं हमेशा आगे का सोच रही होती हूँ, मैं आप सबसे मेरा पर्सनली सजेशन है, क्योंकि इतने सारे लोग अच्छा एक्सपीरियंस बता रहे हैं पेपर का, हमें नहीं पता कि कितना कट थ्रोट हो जाएगा कंपटीशन, वो तो हमारी जब आंसर की आएगी और उसके रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। तब तक आप लोग क्या करके रखो, दिसंबर की प्रेपरेशन जो है अभी से शुरू कर दो। टेक अप अ बिट ऑफ अ रेस्ट, like take 5-7 days 10 days to relax yourself, take up that rest and then get right on it. So July onwards at least आप अपनी तैयारी को राइट अवे शुरू कर दीजिए। मैंने अपनी इंग्लिश की क्लासेस 14 जुलाई से लगवा ली हैं, पेपर 1 की क्लासेस 6 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर ये सभी क्लासेस करंटली लाइव हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी प्लीज़ अपनी सीट सिक्योर कर लो फटाफट से, क्योंकि शायद ऐसा ना हो कि मतलब बिकॉज प्राइस इंक्रीज का थोड़ा सा वो टाइम चल रहा है, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमी ऑफ कोर्स,
इससे पहले कोई फिर से प्राइस इंक्रीज ना हो जाए, आप लोग फटाफट से ये जो करंट बैच प्राइस प्लस ये वैलिडिटी ऑफर इनका बेनिफिट ले लेना। मेगा पैक्स में दोनों पेपर मिल जाते हैं एंड सिर्फ जो इंग्लिश का संकल्प बैच है इसमें से पेपर 2 की क्लासेस मिलेंगी। आई सजेस्ट पर आप ये रेड वाला बैच लेना, क्योंकि इसमें पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज प्लस मेरी बुक्स प्लस पेपर 1 की बुक्स फ्री मिल जाती हैं। सो दैट्स अ बेनिफिट दैट यू विल गेट। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल। कोई भी और डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। देखो अगर आप मेरे व्यूज पॉइंट से एग्री नहीं करते तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, बट आई जस्ट रिक्वेस्ट की रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज का यूज़ करिएगा, क्योंकि बहुत लोग जब अब आपके व्यू से एग्री नहीं करते तो वो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप मेरी रिस्पेक्ट करो। आप डिसएग्री कर सकते हो मेरे पॉइंट से, बट अच्छी साफ स्पष्ट भाषा में लिखिएगा। प्योर, प्लीज़ यूज़ प्योर लैंग्वेज, गुड वर्ड्स एंड हम लोग एक कॉन्वर्जेशन भी कर सकते हैं यूट्यूब कमेंट्स में, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, सो तब तक के लिए बने रहिए स्टूडेंट्स हमारे साथ ओनली ऑन यूजीसी नेट 24/7। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द न्यू साइकिल एंड द रिजल्ट्स ऑफ दिस टाइम, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू।